बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने से साफ इनकार किया है। जो दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी तरमीमी बिल कुछ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और इंतखाबी तरमीमी बिल के हवाले से पहले ऑपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसके कुछ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है। क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, हुकूमत कैसे इस मामले को हैंडल करेगी खुशुसलूबी से? मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इंतखाबात दरमियान में मुझे नहीं पता कि ये किसने मशवरा दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस वक्त छिड़ दी जाएं। इलेक्शंस में तो अभी 2 साल हैं जी, और मुझे आज इससे पहले जो 2 इलेक्शंस की अगर हम बात करें, एक 2013 का इलेक्शन, उसमें एक इंक आई थी जी, एक ख़ास किस्म की स्याही मंगवाई गई थी जब फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने इतराज़ किया था और धरने हुए थे। और उसके बाद जब डब्बे खुले थे तो उसमें स्याही गायब हो गई थी। आपको पता है ना, बहुत सारे लोग तो 5-5 उंगलियों से वो ऐसे लगाते हैं ठप्पे, एक की जगह 5 उंगलियां, अगर उनकी 10 हो तो 10, तो वो जो है वो स्याही गायब हो गई थी। अच्छा, वो जब खरीदी गई थी, मुझे आज तक नहीं पता कि उसका ऑर्डर किसने दिया था, वो कहाँ से आई थी और उसमें कितनी कमाई हुई। पैसा खाया गया होगा ना, अरबों खरबों खाया गया होगा उसमें। वो बहरहाल स्याही जनाब वो गायब हो गई। डब्बे खुले तो डब्बों में वो खाली जो है वो कूड़ा करकट भरा हुआ था। उसके बाद ये दूसरा जो अभी इलेक्शन हुआ है, इसमें कौन सी मशीन थी? आरटीएस। मुझे नहीं पता ये आरटीएस क्या भला है। ये कोई छोटा कंप्यूटर है, कुछ सुपर कंप्यूटर है, कुछ सैटेलाइट है? किसी ने आरटीएस की शक्ल देखी हो तो बराए करम जरा आगाह करें कि आरटीएस क्या है। तो कहीं रखी होगी ना कोई आरटीएस नामी मशीन, किसी दफ्तर में होगी, किसी जो है वो इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर। ये आरटीएस क्या था? वो कुछ था ना, बस था। उस आरटीएस ने इलेक्शन करा दिया, इलेक्शन हो गया। सही था, गलत था, क्या था? वो आरटीएस, बड़ा शोर शराबा नहीं, आरटीएस की रोनुमाई नहीं हुई। अवाम के सामने कहता है ना कि ये आरटीएस नामी एक खूबसूरत सा तोहफा है, तो उसकी कोई रिबन कटिंग होती है। वो आरटीएस किसी को नहीं पता आरटीएस क्या है, क्या भला है। अब जनाब, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में किसी की दिलचस्पी है, खान साहब की तो नहीं है। खान साहब तो फेयर हो जाए इलेक्शन, और दूसरी पार्टियां में यकीनन ये चाहती होंगी, उनके रहनुमा भी ये चाहते होंगे। मगर मसला ये है कि अच्छा, वो कहते दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, दुनिया भर में वो इंक इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में वो आरटीएस इस्तेमाल होता है, हर दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक। भाई आरटीएस क्या मट्टी के तेल से चलता था? वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही था। वो क्या सुई कैसे चलता था? भाई ये आ जाएगा तो ये क्या काम दिखा देगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें क्या काम दिखा देंगी, ऐसा काम जो आरटीएस ने। इसलिए बराए करम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, सीधी सीधी बात करें कि ये वैक्सीनेशन कहाँ गई है, जो फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि मुल्क में मौजूद है लेकिन सेंटरों से गायब हो गई है। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। दूसरी बात ये बताएं कि इमरान खान साहब बुलाएं अपनी माशी टीम को और उनसे पूछें कि भाइयों, ये आईएमएफ के साथ मामला कब तय हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि अगले हफ्ते बिजली का बहरान पैदा होने जा रहा है मुल्क में। ऐसा तो नहीं कि वो गैस का बहरान फिर पैदा होने जा रहा है दोबारा, वो कादिर पावर प्लांट जो है या वहाँ पे वो बंद कर रहे हैं मुरम्मत के लिए, तो उसके नतीजे में दोबारा एलएनजी का क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। और ऐसा तो नहीं कि ये तरबेला के अंदर पानी की सतह कम हो रही है। ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना, फौरी तौर पे इनको 2-3 इश्यूज को जरा डील करें। इलेक्शन से पहले हम भुगत लेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और ये सुपर कंप्यूटर और खुदा जाने क्या होगा, ये उसका वक्त नहीं है। तो ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं लोगों को, ना हुकूमत लगाए और ना अपोजिशन लगाए। अवाम के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये सबसे देखें, आईएमएफ के साथ मैंने कल भी बात की थी ना कि शौकत तरीन साहब और
वकार मसूद और बाकी लोग जो बात संजीदगी से बात करके वो पीछे हट गए हैं। क्या हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ को हम कायल करें इस बात पे कि बिजली के बिल आपने नहीं बढ़ाने और आपकी जो शराइतें हमें मंजूर नहीं है, वो इशू है। अब दरमियान में ये इंतखाबी इस्लाहात, कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, कभी वो मारकुटाई हो रही है, और ये कैसे खत्म हुई है? ये मैंने कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कंपल्सिव इंटरवेंशन। कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई है और उसके बाद ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहां से सारी जो भी है आपकी पार्लियामेंट की तस्वीरें लोगों की, और इसमें वज़रा और अपोजिशन के साबिक वज़रा आज़म भी हैं इस पार्लियामेंट में, वफाकी वजीर भी हैं, साबिका मौजूदा, वो जनाब यहां से दुनिया भर के सफारत खानों में रिपोर्टें जारी थी कि ये पाकिस्तान की सियासी हालात पाकिस्तान की ये हैं। तो मैं जो वो बात बार बार कह रहा हूं ना कि बात किससे करें, वो बाहर के मुल्क पूछ रहे हैं ना कि बात किससे करें। वो अपोजिशन कह रही है हम इनको नहीं मानते, वो कह रहे हैं यहां से कानून लाए बगैर पास हो गया, चाहिए नहीं है, फलां नहीं है। तो वो एक मामला ऐसा है जो रियासत के लिए बिल्कुल अब, और आज शेख रशीद साहब जो हैं, आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब कितनी संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल जी, पहले भी करते थे, उनको अंदाजा है हालात का। आपने देखा काफी दिनों से वो बड़ी संजीदा, उनका जो लबो लहजा है बड़ा संजीदा है, वो मामलात को समझ रहे हैं। और आज उन्होंने जो बात की है अफगानिस्तान के हवाले से और बाकी हवालों से, वो बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये जो खत्ते के मामलात, यहां तो लोगों ने ये अभी थोड़े दिन आपसे बस कहते हैं चंद रोज, और ये आप देखें ये सूरत हाल जो है ना, अच्छे नहीं है खत्ते के हालात, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर जो शेख रशीद साहब ने ये तो बात कर ली कि वहां पे खाना जंगी हो सकती है, और जाहिर है हम सबको पता है अगर वहां पे बहुत बड़ा 50 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालिबान के पास चले गए हैं और बड़ी तादाद में वहां पे। अच्छा, अब एक बात इसमें और है, शाह महमूद कुरैशी साहब जरा अवाम को एतमाद में लें, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अवाम को एतमाद में लें, क्योंकि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि अगर आप अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे तो उससे नुकसान रियासत का होगा। आप अवाम को जरा बताएं कि ये तुर्की के अंदर क्यों नहीं मुज़ाकरात आगे हो पा रहे, क्या वजह है कि तुर्की, उसकी वजह यह है, देखें एक डेलीगेशन यहां से पहुंच गया है और आज या कल जा रहा है तालिबान का, दोहा में बैठा है, और अशरफ गनी की हुकूमत के कोई नुमाइंदे अब्दुल्ला होंगे गालिबन, और साथ हामिद करजई, वो दोहा कतर जा रहे हैं दोबारा। डेडलॉक तुर्की में पैदा हो गया। तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क है और बड़ा जबरदस्त उसका असर है अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उन्होंने फिर बयान जारी किया है कि हम नेटो, उन्होंने तुर्की की बहुत तारीफ की, हमारा ब्रादर मुल्क है, उन्होंने कहा कि हम यहां पर फौजें किसी नेटो के मुल्क की नहीं रहने देंगे काबुल एयरपोर्ट पे। तो ये जो बयान जारी हुआ है अमेरिका की तरफ से उनकी बाइडन और तैयब एर्दोगन साहब की मुलाकात के बाद, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। जो पसे मंजर में वो बात कर रहे हैं तालिबान, वो ये बात कर रहे हैं कि जी रशीद दोस्तम को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुर्की चले गए थे, और रशीद दोस्तम जो हैं उनका ताल्लुक शुमाली इत्तेहाद से था। और उसके बाद जब अफगानिस्तान में अमेरिकन आए तो दिसंबर 2001 में वहां पे बड़ा कत्लेआम हुआ, और वहां पे एक कुंदूज से एक शबरगान के इलाके में गालिबन एक जेल में लेके जा रहे थे बहुत सारे हजारों की तादाद में। तो वहां पे जो जनरल रशीद दोस्तम पे इल्ज़ाम लगता है कि उनके जो उनके साथी थे उन्होंने वहां पे कत्लेआम किया तालिबान का। ये इल्ज़ाम जो है ये मगरबी मीडिया भी लगा, मगरबी उनकी जो बाहर की एजेंसी, एनीवे वो ये कहते हैं कि जी ये झुकाव मुख्तलिफ मुल्कों का मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ है। और क्योंकि हुआ ये ना कि वो जो है वो काफ़ी अरसा रशीद दोस्तम साहब ने फिर तुर्की में गुजारा है, तो उनको तालिबान को ये ख्याल है कि तुर्की की तरफ इनका झुकाव है, तो वहां पर हम साथ किसी सूरत में हम फाइनल बात मानी करेंगे, फिर दुआ आ रहे हैं। तुर्की का ऐसा कोई इरादा लगता नहीं है, तुर्की तो बिठाना चाह रहा है सबको, लेकिन तालिबान ये कह रहे हैं। तो अब दोनों नुक्ते नजर हमारे सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मसला क्यों अटक गया बीच में जाके। तीसरी बात यह है कि बराह करम जरा ये भी बता दें कि अगले हफ्ते, देखिए नहीं बताएंगे ना लोगों को, इन बातों की चवन्नी हैसियत नहीं रहेगी।
जो भी बातें अवाम से छुप के होंगी उनकी अवाम के सामने 0/0/0 हैसियत होगी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की क्या अजीत देव से मुलाकात हो रही है अगले हफ्ते? अगर हो रही है तो हमें बता दें कि उसका एजेंडा क्या है, और नहीं हो रही तो इसकी तरदीद कर दें। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि देखिए, होता यह है कि वो आपको पता चलता है, जनाब यूएई के सफीर वाशिंगटन में बताते हैं कि जी 2000 ये तो किस दौर से, वो अपना शायद तकान अब्बासी के दौर से मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और ये जो अब देखिए ना, ये अब एबीपी की खबर है, ये खबर कहां चल रही है? पाकिस्तान एबीपी की सरकारी खबर से एजेंसी बता रही है कि डॉक्टर मोइज टू अटेंड एससीओ मीटिंग इन दोशंबे, नो इंटरेक्शन प्लान विद इंडियन काउंटर पार्ट। लेकिन जो व्योन का वो इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि एक्सक्लूसिव ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया NSA टू बी इन दोशंबे नेक्स्ट वीक फॉर। तो क्या मीटिंग है या नहीं है? ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बातें बाद में पता चलती हैं तो उसके नतीजे में गलत फहमियां पैदा होती हैं। अच्छा, अब तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये कि ये तुर्की के अंदर मुज़ाकरात क्यों फाइनल, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो पा रही समिट तालिबान की? क्या कोई इख्तलाफ है? किस बात पे इख्तलाफ है? तालिबान क्या बात कर रहे हैं और क्यों? तो हमें इसमें लोगों को इत्तेमाद में लेना चाहिए, हुकूमत को भी और मुख्तलिफ जो अहम उहदों पे बैठी शख्सियात हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों या वजीर खारजा हों, कि क्या इसमें क्या कोई रशीद दोस्तम साहब के हवाले से कोई इशू तालिबान का खड़ा हो गया है या कोई और इशू है? क्या इशू है? समिट क्यों नहीं हो रही? एक बात। तो दो बातें तो ये हो गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि देखें, एक नया बहरान पैदा हो रहा है खत्ते में, और वो बहरान ये है कि 2 तारीख को, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि 2 तारीख को इस माह की जनरल ऑस्टिन लॉयड की गुफ्तगू हुई सऊदी वली अहद से, और उसमें उन्होंने कहा कि सैकड़ों फौजी, एयरक्राफ्ट्स और एंटी मिसाइल बैटरीज मशरिक वुस्ता से वो वापस मंगवा रहे हैं। अच्छा, उसमें लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि इसमें 8 पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी वापस बुलवा रहे हैं, और जो ताड THAAD, ठीक है, जो कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेटेस्ट, उसको भी वापस बुला रहे हैं। टर्मिनल हाई डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको भी वापस बुलवाया जा रहा है। अच्छा, जो नेशनल न्यूज़पेपर है गालिबन, उसने भी, जो कि मिडिल ईस्ट से UAE से आता है, पब्लिश होता है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि पेंटागन कंफर्म्स रिमूवल ऑफ ट्रूप्स एंड एयर डिफेंस एसेट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट। कुवैत से, ठीक है, ताड, ये अब पैट्रियट को, ये पैट्रियट की वजह से ये हुतीस के हमले रुके हुए हैं। इन हालात में अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि विड्रॉ। मेरा ये ख्याल था अब तक कि ये जो मिसाइल, ये जो सिस्टम्स हैं सारे, ये अरब ममालिक ने खरीदे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि अमेरिका ने उनके पास रखे हुए हैं और अमेरिका उनको वापस, हाँ ये खबर तो दोबारा देखें, ये नहीं, मुझे नहीं पता था कि इनको अमेरिका वापस बुला सकता है। किस तरह से वापस? पेंटागन कंफर्म्स रिमूवल ऑफ ट्रूप्स एंड एयर डिफेंस एसेट्स। नहीं, बात रीजन क्या बता रहे हैं भाई? रीजन वही कह रहे हैं कि हमारी सारी तवज्जो जो है, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखें ना, वो कह रहे हैं हमारी तवज्जो अब जा रही है चूंकि चाइना की तरफ, तो यहां पर हम अब मुझे बताएं कि ये यहां पर इस वक्त खाना जंगी तो नहीं, जंग है, प्रॉपर जंग। अब वॉल, इसके ऊपर मैंने बात की जनाब मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर, वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा हो रहा है, हुआ है, और ये इसके ऊपर हमारे यहां बहस हो गई आज शुरू के भाई आपने ये कैसे, यानी आप वहां पर यमन की जंग अगर आपने खत्म करवानी है, ये बिल्कुल अफगानिस्तान वाले हालात हैं कि अफगानिस्तान में अभी अमन हुआ नहीं, फौजी वापस बुलवा लो, वहां पर अभी अमन हुआ नहीं है। हुतीस के दरमियान, सऊदी अरेबिया के दरमियान आपस में जंग छिड़ी है, वहां से आप एसिड्स, और वो एसिड जिनकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ है मुख्तलिफ ममालिक को, ठीक है ना। हुतीस का तो अभी पता नहीं कि उनके पीछे कौन है कौन नहीं, वो तो कतले, हाँ वो तो यमन के अंदर अजीब सूरत हाल है। लेकिन वहां से इन हालात में अगर आप बैटरीज को रिमूव कर देते हैं और पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है उसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर तो एक अजीब सी सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में पैदा होगी। आज इब्राहिम रईसी जो हैं उनको मुबारकबाद, वो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो मुंतखब हो गए। 45 दिन के बाद वो अपना ओहदा संभालेंगे, लेकिन आज वो भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। उनको
इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दी है तमाम दुनिया के अदर देन अमेरिका और बाकी जो मुल्क हैं। और सबसे पहला उनको मुबारकबाद का जो पैगाम आया वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आया। अच्छा। रशियन प्रेसिडेंट ने सबसे पहले मुबारकबाद दी। अच्छा, अब एक तो ये बात होगी, तो वो 8वें सदर और ये उनका दौर बड़ा अहम रहेगा क्योंकि बड़े अहम वाकयात खित्ते में रूनुमा होने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये अफगानिस्तान का डेडलॉक पाकिस्तान ने खत्म करवाना है किसी तरह, ठीक है। तुर्की जो है वो रशीद दोस्तम, अब्दुल्ला, हामिद करजई, अशरफ गनी, ये वहां पर जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात आ रहे हैं अफगानिस्तान से, वो तालिबान, ये आपस में बैठ के इनको मसला हल करना है, वरना अफगानिस्तान के हालात बिगड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी जो एक और इसमें साथ बात हुई जो मैंने चंद रोज पहले बात की थी और मैं उसको बड़ी दोबारा एम्फसाइज करके उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो बात यह है कि देखिए जंगें किसी और रुख पे चली गई अचानक। कि जब से प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन की मुलाकात हुई है तो उस दिन चंद रोज पहले ही बात इस प्रोग्राम में हुई थी और मैं उसको दोबारा जो है यहाँ पे उसको मैं दोहरा देता हूँ उस बात को। और वो बात मैंने ये कही थी कि जो जमीन है, जमीन के गिर्द मुख्तलिफ जो यानी खला के अंदर, मैंने सबसे पहले कहा था कि एक टेरा के नाम से है, वो हमने दिखाया भी था इसमें कि टेरा के नाम से जब स्पेस में जाते हैं तो टेरा है, टेरा से पूरा, टेरा से जो है वो जियोसिंक्रोनस जगह आती है, फिर उसके बाद जो है वो आगे अर्थ तक जाते हैं, अर्थ स्पेस तक, और उसके बाद फिर लूनर तक जाते हैं। लेकिन तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बात ये थी कि जमीन के गिर्द जो है वो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो सबसे अहम है क्योंकि वहां पे सारे सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं और अगली जंगें गालिबन उसी ऑर्बिट में होनी है। अब जनाब हुआ क्या है, हुआ यह है कि पिछले 24-48 घंटों में चाइना ने अपना पहला स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च कर दिए। स्पेस स्टेशन से मुराद यह है, सीबीएस न्यूज इसको ये कह रहा है कि जी विल चाइना फास्ट पेस इन स्पेस रेस फ्यूल यूएस एम्बिशंस। अच्छा, तो अब जनाब इसमें स्पेस स्टेशन से मतलब यह है कि इससे पहले सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन था। स्पेस स्टेशन एक ही था और स्पेस स्टेशन से मतलब यह है कि जो लोअर ऑर्बिट के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर खलाबाज मुस्तकिल मौजूद हों और वो खलाबाज जो हैं वो फिर ऑर्बिट में घूमता रहे और वो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स के लिए मुख्तलिफ सैटेलाइट्स वहां उनको कंट्रोल भी करता रहे। और आगे अगर किसी सैटेलाइट ने जाना है आगे यानी मरीख तक जाना है तो वो वहां से फ्यूल लेके आगे जाएगा। ठीक है ना, वो एक तरह से पेट्रोल पंप का रोल भी प्ले करेगा मुख्तलिफ सैटेलाइट्स ने, यानी दरमियान में होगा। मैंने उतनी बात की ना कि जमीन से यहां तक जाने में जितनी आपको तवानाई चाहिए, जी एग्जैक्टली, यहां से जमीन से आपको लोअर ऑर्बिट तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम आपको चाहिए मरीख तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है, और ये चांद से ये तो बिल्कुल इसीलिए वो नीचे रॉकेट लगा, रॉकेट भी चाइना से ही, आपको पता ना, चाइना से ही इजाद हुआ था। तो ये इन्होंने जनाब अपना जो पहला, आप ये कहें कि इन्होंने सेंजू 12 के नाम से इन्होंने अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया चाइना ने। इससे पहले दुनिया में एक ही स्पेस स्टेशन था जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था और वो अमेरिका का था। अब और अमेरिका ने उसको कोई 20 मुल्कों के साथ मुआहदा किया हुआ था। 28 साल पुराना हो चुका है वो अमेरिका का, 28 साल पहले, 22 साल से वो 22 या 23 साल से वो खला में है और 28 साल पहले उसने बनना शुरू किया था, तो वो पुराना मॉडल हो चुका है। वो तकरीबन 20 मुल्क उसके साथ, उनके साथ मुआहदे में है। चाइना ले गया अपना अलग से स्पेस स्टेशन और उसमें 3 उनके एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं जो कि खलाबाज हैं और ये 3 महीने तक खला में रहेंगे। अच्छा, अब इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब इसको रशिया क्या कह रहा है इसके ऊपर। रशिया कह रहा है कि चाइना एम्स टू एक्सपेंड स्पेस कॉपरेशन विद रशिया। रशिया सबसे पहले, आपको पता है अमेरिका से पहले रशिया गया था, खलाबाज भी उनका गया था और स्पुतनिक पहले वो 58 में चले गए थे, लेकिन चांद पे पहले जो है वो अमेरिका पहुंचा था, रशिया पर पीछे रह गया, सोवियत यूनियन टूट गया, जो भी कुछ हुआ। अब चाइना आगे निकल गया। और इसमें मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि अगर इसमें ये इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स हो गई हैं कि अमेरिका की, लेकिन ताइवान में खुदा ना खास्ता अगर जंग हुई
तो अमेरिका की जो बहरिया है और अमेरिका की जो यानी जो नेवी है, जो सबमरीन्स हैं या जो फजाइया है, ये हिस्सा लेंगे ना समुद्रों में, बड़ी फौज तो नहीं होगी। तो ये 70%, 70% इनका दारोमदार उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन, उस सारे सिस्टम के ऊपर है जो कि सैटेलाइट से वाबस्ता है। मसलन जीपीएस जो हम सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अभी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये वहां पे, और उसके बाद लॉकहीड मार्टिन का एक मोबाइल यूजर ऑब्जेक्टिव सिस्टम है MUOS, इसको फौज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। ये लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, और ये उनकी जो फौज है, 70% नेवी, एयरफोर्स और सबमरीन्स डिपेंड करती हैं सैटेलाइट्स के ऊपर। अगर फर्ज करें अचानक चाइना जो है वो कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दे, साइबर अटैक करे, कुछ देर के चंद मिनट के लिए भी ब्लॉक करे और इस दौरान ताइवान पे आ जाए, तो मुझे बता, अच्छा अमेरिका जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि जो PLA है वो सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, उनका तो सैटेलाइट अभी पहुंचा है, तो वो उनकी जितनी तैयारी है वो तैयारी अपनी सैटेलाइट पे नहीं है। उसका नतीजा यह है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये लिख रहा है कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री को सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त क्या है? अ पर्ल हार्बर इन स्पेस। ठीक, कि दोबारा इस खला के अंदर पर्ल हार्बर ना हो जाए, कि पता चला बहुत सारे आपके सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारे सैटेलाइट्स में से किसी एक सैटेलाइट को हिट कर दिया उन्होंने, कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया, नीचे सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा, सारी जीपीएस, सारा MUOS वो सब बंद हो गए। इस दौरान ताइवान जो है वो कब्जे में आया, और इसमें अब ये एक नई जंग शुरू हो गई। जो नासा के नए सरबराह हैं उन्होंने फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है वो इस पे फंडिंग की जाए। और ये आप देखें कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि रशिया वंस अ सुपर पावर टर्न्स टू चाइना फॉर मिशंस, और बिजनेस इंसाइडर कह रहा है, ये देखें, चाइना एंड रशिया कुड क्रिपल द US विद अ स्पेस अटैक बट द US इज पुशिंग बैक। इशू ये है, जो बात मैं कह रहा हूं सारी वो ये है कि इस पूरी पिक्चर में ये एक दूसरा, ये है चाइना का स्पेस स्टेशन। ये चाइना का स्पेस स्टेशन ये नया पहुंचा है 5G 6G के साथ। सही। और ये पहुंच के तमाम बेल्ट एंड रोड को, अच्छा चूंकि इनके पास पहले नहीं था ना, तो इन्होंने जितनी PLA ने तैयारी वगैरह की, जो भी कुछ करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस, आगे पीछे दाएं बाएं सारा, ये इन्होंने बहुत डिपेंड नहीं किया, क्योंकि जिनका GPS सिस्टम, इनके सैटेलाइट, अब स्पेस स्टेशन उसके ऊपर ऐड हो गया है नया। तो अब ये बाकी मुल्कों को भी दावत देने जा रहे हैं कि आप हमारे स्पेस स्टेशन पे आ जाएं। सही सर, ब्रेक ले लेते हैं। रशिया इससे पहले अमेरिका के साथ उनका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका हिस्सा था, अब वो अलग हो चुका है, और अब वो अलग होकर चाइना के साथ आ रहा है, और ये सारा का सारा बेल्ट एंड रोड को ये सुपरवाइज करेंगे ऊपर। सही हो गया सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। वक्त जाने पर मैं एक सी बात बताऊं, जो डेल्टा वायरस था जो इंडिया के अंदर कोविड की म्यूटेट हो गया था, वो मजीद म्यूटेट हो गया। सही, और वो डेल्टा प्लस हो गया। ठीक, सही सर, आपसे मजीद बात करेंगे। और जिसके नतीजे में एक नई दुनिया भर में ये कहा जा रहा है, अल्लाह खैर करे, कि एक नई और बड़ी थर्ड वेव आने का खतरा है। अल्लाह खैर करे। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान के मामले पर इंटरव्यू दिया है और अमेरिका को अड्डे फराहम ना करने के हवाले से बात की है, डॉक्टर साहब आपके तासुरात जानना चाहूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस इक़्तिदार बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की, और ये बात वहाँ से चली जब ये बात पेंटागन की तरफ से की गई कि जी हम अफ़गानिस्तान के आसपास के ममालिक में अड्डे ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको खुल के बतौर वज़ीर आज़म कह दिया। बाकी जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे उज़्बेकिस्तान या बाकी मुल्कों में क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि चाइना और रशिया वहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस नहीं होने देगा। लेकिन मेरे लिए ये बात भी उसके साथ बड़ी अजब सी है कि इस दौरान
मशरिक वस्ता से अमेरिका अपने एसेट्स जो हैं अपने मिलिट्री एसेट्स को मूव कर रहा है। तो ये बात मेरे लिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, और फिर आज मशरिक वस्ता के अखबारात ने भी, जिसको अरब ममालिक के ही अखबारात ने इसको लिखा भी है, ये बात कुछ अजब सी है कि फिर वहाँ पे कैसे अमन माहदे तो कहीं हुए भी नहीं हैं इस वक्त तक। तो अमन माहदों के बगैर, चाहे अफगानिस्तान हो या यमन हो, तो अमेरिका अगर पीछे हटता है तो फिर तो एक बड़ी, यहाँ पे बड़ी जंग का खतरा है। इसके साथ इंडिया से एक अजब सी खबर आ रही है, और वो इंडिया तक सिर्फ महदूद नहीं है, बल्कि वो खबर जो है वो अब समझें कि कोई 80 मुल्क दुनिया के उसके लपेटे में आ गए हैं। और वो ये है कि जो पहले कोविड था, जो SARS-2 वायरस था, उसके अंदर जो है वो एक हमें पता है कि वेरिएशन हो गई थी, और वो वेरिएशन जो थी वो B16172 के नाम से, वो पहले तो उसको इंडियन वेरिएंट कहा गया था, लेकिन फिर इंडिया की तरफ से इतराज हुआ और बात मुनासिब भी नहीं थी, तो उसको जो है वो फिर डेल्टा वायरस वेरिएंट बना दिया कि वो जी डेल्टा है और वो ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। हमने भी बात की, और वो तेजी के साथ फैला, और उसके नतीजे में जो है वो म्यूटेशन थी, और वो तेजी से फैला, और उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया बंद हो गई, इंडिया में क्राइसिस पैदा हो गया, ऑक्सीजन क्राइसिस, ये वो सारा हमने सब कुछ देखा। अब जनाब क्या हुआ है कि वो जो डेल्टा जो वेरिएशन थी वो डेल्टा प्लस में चेंज हो गई है। सही सही, यानी वो मजीद संगीन हो गया है, और मजीद यानी संगीन से मुराद ये है कि वो ज्यादा अब फैल रहा है, ज्यादा, मजीद ज्यादा। और उसमें आज जो उनके जो सबसे बड़े मेडिकल ऑफिसर हैं वहां पे, रणदीप गुलेरिया, उन्हें इंडिया टुडे को मैं कोट कर देता हूं, वो कह रहे हैं इंडिया कुड सी थर्ड वेव इन 6 to 8 वीक्स इफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉट फॉलोड। लेकिन उसके साथ ही फिर इंडिया टुडे ये भी कह रहा है कि न्यू डेल्टा प्लस वेरिएंट, अब ये डेल्टा प्लस जो है ये आया है, स्पाइक प्रोटीन जो है वो 417 जो अमीनो एसिड, उसके ऊपर के से वो एन में चेंज हो गई है। तो के हमने पहले हम डिस्कस कर चुके, के 417 एन में वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से वो डेल्टा प्लस हो गया, और ये 80 मुल्कों में है। और आप ये देखें कि पिछले 3 दिनों से 10,000 से ज्यादा केसेस बरतानिया में आ रहे हैं, हालांकि वहां 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन में हो गई है, एक डोज कम से कम मिल गई। तो ये तेजी के साथ फैल रहा है, और ये अब मैं इसको नहीं इस वक्त जानता कि ये यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे उनके डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये वेरिएंट जो है ये कोविड एंटीबॉडी जो है वो उसको भी गेन कर लेता है, स्टडी क्लेम कर रही है, उसको इवेट कर जाता है। लेकिन बहरहाल ये आने वाले दिन जो है उसमें बराह करम पाकिस्तान में वैक्सीनेशन है। फैसल सुल्तान साहब जो बात करें, यानी वैक्सीन हैं, वैक्सीनेशन करवाई जाए, और यकीनी बनाएं इस बात को। फैसल सुल्तान साहब खुद जाती तौर पे वो देखें कि हॉस्पिटल्स में, यास्मीन राशिद साहबा ने भी आज कोई वजाहत की है, कुछ कमी हो गई है, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो वैक्सीनेशन का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थर्ड वेव जो है ये आ रही है, और इंडिया में इसकी और वेरिएशन चूंकि हो गई, कई मुल्क खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, फिर खुल रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, और यहां पे वही कि एहतियात आपने करनी है, और एहतियात और वही आपने वही मास्क और सोशल डिस्टेंस और अपना हाँ, और इसके जो है ना सिम्टम्स के ऊपर भी अब बात चल पड़ी है कि क्या इसके वही सिम्टम्स हैं, लेकिन उसी को बस समझें कि बस आपने इसको जो है वो हाईली ट्रांसमिसिबल, India.com वेबसाइट पे कह रहा है हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट्स फर्दर टू फॉर्म डेल्टा प्लस। और फिर इसको ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल से आया था, और CNBC रिपोर्ट कर रहा है कि WHO कह रहा है कि डेल्टा कोविड का जो वेरिएंट है ये 80 कंट्रीज में फैल चुका है। बार अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन ये बताना जरूरी है कि अब डेल्टा प्लस भी आ गया है, जो पहले से ज्यादा खौफनाक है, और इंडिया में आज उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहा जाए। अच्छा, एक और खबर इंडिया से आ रही है, और वो इंडिया टुडे की है। वो ये खबर है जनाब कि इंडिया टुडे ये कह रहा है, और इस खबर की ये बड़ी अजीब सी बात है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑन कार्ड, क्या मोदी सरकार जो है वो आर्टिकल 370 को वापस लेने का सोच रही है, और क्या 35A के ऊपर भी कोई बातचीत चल रही है, और उसमें ये जो 5 जमातों का इत्तेहाद बना था, जिसमें नेशनल कांग्रेस भी थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा की जमात भी थी, बाकी तो उनको तो बुला लिया है अगले हफ्ते 24 तारीख को मोदी साहब ने, और ये भी कहा है कि इस साल के आखिर तक
या अगर कोविड रहा तो अगले साल के शुरू में इलेक्शंस करवाए जाएंगे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। और उससे पहले इन रहनुमाओं को क्यों बुलाया गया है? अच्छा, कल एक मीटिंग हुई वहां पे जिसमें उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाकी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग हुई। आज दावतनामा चला गया। तो अगर सियासी हल था तो फिर सिक्योरिटी का इजलास क्यों हुआ? तो बहरहाल अब देखना यह है, इसमें ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं है, कौन से लोग हैं कौन से नहीं है, फैसला क्या होता है, क्यों ये मुज़ाकरात की, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन लोगों को जिनको अंदर डाला हुआ था जेलों में, वो बाहर पहले तो रिलीज हुए, उनमें से बहुत सारे लोग, अब वो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं मोदी साहब से, लेकिन बेशुमार लोग गिरफ्तार हैं। तो क्या आपस में तो इत्तेफाक रहेगा इस सबका, या आपस में लड़ाई हो जाएगी, या बीजेपी वहां पर मतलब क्या है? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बहस चली हुई है कि मोदी साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा को और वहां पे जो दूसरे कश्मीरी लीडर्स हैं उनको कहा है कि आके मिलें 24 तारीख को। इस पर फर्दर हम बात करेंगे। लेकिन अब ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो रही हैं। इंटरलिंक इसलिए हो रही हैं कि खोल के एक बात कह दी अमेरिका ने कि चाइना जो है हमारा दुश्मन है, ठीक है, दुनिया में दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन उसके साथ मुकाबला करना है हमने, मतलब लड़ना नहीं है, मुकाबला करना है। ये एक नई बात है, कंपीट करना है। और रशिया जो है वो रशिया के साथ जो भी बात उन्होंने की, खतरा है, थ्रेट है। रशिया चला गया चाइना के साथ। उस मीटिंग के 2 ही दिन के बाद उन्होंने स्पेस के अंदर अपना पहला एयरक्राफ्ट भेज दिया, स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में अब जाहिर है कि अमेरिका भी अपनी इन्हांस करेगा। देखिए, एक बात जहन में रखें, दुनिया में आज भी सुपर पावर ममालिक में अमेरिका ही है। रशिया नहीं, चाइना इमर्ज हो रहा है। और पूरी कोशिश है अमेरिका की रशिया और चाइना एक ना हो, ठीक है। इंडिया की भी कोशिश है कि रशिया और चाइना एक ना हो, लेकिन रशिया और चाइना अभी तक एक ही है। और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो अमेरिका जब बात करता है पुतिन से, तो वो इस तरह से बात करता है कि मतलब वो पुतिन का भी वो तरीके देखे ना, प्रेसिडेंट उर्दुगन जो है वो भी S-400 पे नहीं माने, उन्होंने S-400 पे। ईरान के जो नए सदर हैं उनका क्या रवैया होता है? ये अरब ममालिक से अचानक क्यों विड्रॉ कर रहे हैं अमेरिकन इन हालात में कि भाई ये सारे पैट्रियट मिसाइल वगैरह फिर क्या जाके वहां आसियान कंट्रीज में लगेंगे? तो यहां तो खाना जंगी हो जाएगी, यहां तो ऑलरेडी जंगें जा रही हैं यहां पे। अब इशू यह है कि इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक तो हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं, हमारे रहनुमा, और बाकी हमारे जो अदारे हैं और ब्यूरोक्रेसी है और इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त रियासत के इश्यूज बड़े हैं। और वक्त ऐसा है कि जहां पर क्लैरिटी के साथ मुल्क एक पोजीशन ले रहे हैं, डिस्कस करेंगे, मतलब ये फैसला पुतिन करेगा तो वो आगे 20 साल, पुतिन तो 20 साल या 50 साल की जिंदगी, वो आगे कई सालों तक रशिया की पॉलिसी वो बनेगी। चाइना में जो शी जिनपिंग आज फैसला करेंगे वो चाइना की आगे तक पॉलिसी रहेगी, ठीक है। आज जो बाइडेन इंतजामिया फैसला करेगी वो अमेरिका ने दुनिया में क्या, तो मसला यह है कि ये वो वक्त नहीं है मुल्क। ईरान जो पॉलिसी इख्तियार करेगा, सऊदी अरब जो करेगा, जो ईरान जो अफगानिस्तान में अल्लाह करे अमन कायम हो, और इंडिया में जो पॉलिसी डिसाइड होगी। बात यह है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुल्क बतौर मुल्क, मतलब बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसी ना हो, इंडिया की पॉलिसी हो, पाकिस्तान की पॉलिसी हो, ठीक है, अमेरिका की पॉलिसी हो, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब को NRO दिया है ताकि बजट पास कराया जा सके। क्या वाकई इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, बहुत सारे इनके मामलात हुकूमत के अंदर, मैंने हमेशा एक बात की है कि खान साहब को अगर कोई प्रॉब्लम करती है तो उनकी टीम प्रॉब्लम करती है। अब आज जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन आतिफ बुखारी साहब वो रिज़ाइन कर गए, वो गालिबन ये था कि वो शायद अपने प्रोजेक्ट्स को सही तरह से बता नहीं पा रहे थे मीडिया में, ये क्या इशू था। लेकिन आपस में जो है वो बड़े मसाइल हैं। अच्छा, और उसमें अब इमरान खान साहब का देखिए बजट, ये बजट अच्छा है। ये बजट इन हालात में मुल्क के कारखाने चलते रहे हैं, मुल्क की जो मईशत है पूरी दुनिया के लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो मईशत चलती रही है। यहाँ पे कोविड पे आज सबसे मेरे ख्याल तवील अरसे के बाद आज सबसे कम अमवात और सबसे कम केसेस हैं।
लेकिन उसके बावजूद ये है कि नीचे के लेवल पे कोई ऐसी गड़बड़ है कि वैक्सीन गायब हो गई आज अचानक, और वैक्सीन वो अब कह रहे हैं 2 दिन बेज़ाब्त की है। और ये थर्ड वेव की जो बात चल रही है, अल्लाह ताला खैर करे। इंडिया में आज जो उन्होंने ऑफिशियली बात की है, देखिए इशू ये है कि वो वहां पर ये कह रहे हैं कि जी एक तो महाराष्ट्र के अंदर 1.4 1.4 लाख जो है वो केसेज में 8 लाख तक एक्टिव केसेस पहुंच सकते हैं अगले 4 से 6 हफ्तों में। हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, और उसके साथ ही वैक्सीनेशन की 2 डोजेस की जगह अब वहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर 1 डोज भी लगा दी जाए लेकिन ज्यादा लोगों को लगा दी जाए तो वो बेहतर है, ताकि कोई ना कुछ इम्यूनिटी उनमें जरूर हो। अब पाकिस्तान में तेजी की, ये बड़ा अच्छा हो गया था पिछले दिनों में, अब देखा था ये मोबाइल वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई थी, बहुत तेजी के साथ हो रहा था। मुझे नहीं पता ब्रेक क्यों लगी आज, और इसको ब्रेक को फौरी तौर पे, जैसे कि डॉक्टर फैसल सुल्तान या यास्मीन राशिद या हुकूमत सिंध की तरफ से या बाकी हर जगह से बात हुई, इस सिलसिले को जारी रखें, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल वेरिएंट है, ये कौन सा वेरिएंट है खुदा जाने, डेल्टा प्लस, अल्लाह ताला वहां पर भी खैरियत रखे इंडिया में और यहाँ पर भी और पूरी दुनिया में। लेकिन ये है कि ये वायरस जो है ये म्यूटेट हो रहा है मुस्तकिल। बहुत शुक्रिया। और 80% वैक्सीनेशन के बावजूद होने का मतलब ये है कि हर्ड इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी 100% काम नहीं कर रहा कि जी 70% पॉपुलेशन को आप इम्यूनाइज कर दें, तो 80% के बावजूद हो रहा है बरतानिया में। जी ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।